हम लोग हैं डे 5 पे और डिस्कस करने वाले हैं आज फ्रिक्शन। इससे पहले हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए हैं और उसके काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज होने वाले हैं। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे होते हैं पता है आप लोगों को? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब इसमें डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। अगर इसमें वर्क डन फाइंड करना हो आपको तो आप डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको डिस्टेंस के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि पाथ लेंथ इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट से काम नहीं चलता है, कौन से पाथ से होकर गया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और कैसे लगता है तो ये भी काम की बात है कि रिलेटिव मोशन जब होता है दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में, तब ये फ्रिक्शन जो है होता है, ये वहां पर दो सरफेसेस के बीच में लगने लगता है। और कोई कैसा फोर्स होता है? रेजिस्टिव फोर्स होता है। मोशन का रेजिस्टेंस बताता है। रेजिस्टिव फोर्स मोशन को रेजिस्ट करता है, रेजिस्टिव फोर्स है। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। बिटवीन टू सरफेसेस, टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस कहना चाहिए हमें। स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। और टाइप्स कितने होते हैं? स्मॉल एफ से फ्रिक्शन को दिखाया जाता है क्योंकि ये एक तरह का फोर्स है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी है। और कितने टाइप होते हैं? तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, नंबर 1, सबसे पहला टाइप होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहला टाइप कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। सेकंड टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड टाइप कौन सा है? थर्ड टाइप है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस ऐसा बता सकते हैं। अगर हम यूज करना चाहें तो इसको एफ एस यूज कर सकते हैं। एफ एस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। किसके? अप्लाइड फोर्स के। अगर अप्लाइड फोर्स जीरो हो, ये बात ध्यान रखिए, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो होगा। इसी तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप एफ एल से दिखा सकते हैं, और ये होता है एफ एल इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यहाँ जो म्यू है, उन दोनों म्यूज में डिफरेंस है। एक होता है म्यू एल और एक होता है म्यू के, ठीक है। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अभी कहाँ है बॉडी? रेस्ट पे है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? टेंडिंग टू मूव, जस्ट टू मूव, बस मूव होने वाली है, जस्ट टू मूव, बस चलने ही वाली है। काइनेटिक क्या होता है? व्हेन मूविंग, मूविंग बॉडीज अगर हो या सरफेसेस हो, कॉन्टेक्ट सरफेसेस, तो जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बस मूव करने ही वाली है, और स्टैटिक फ्रिक्शन
when body is at rest but there is some force applied to it. क्लियर? अगर कोई फोर्स अप्लाई है ही नहीं तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में एक और बात समझ लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। उसके बाद में जो फ्रिक्शन आता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी करती है अप्लाइड फोर्स के ऊपर। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक होता है रोलिंग, जिसमें बॉडी को रोल करके ले जाया जाता है कांटेक्ट सरफेस पे, और एक होता है स्लाइडिंग, जिसमें बॉडी को स्लाइड करके लिया जाया जाता है। ठीक है, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा लिमिटिंग की, लिमिटिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद स्लाइडिंग, एंड उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये ग्राफ देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है जहां पर बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म हो जाता है, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन केवल एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, उसके बाद बॉडी चलना शुरू हो जाती है और आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यू की। म्यू क्या है? तो म्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन कांस्टेंट कह सकते हैं या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू के हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए म्यू एल हो जाता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, इसलिए वहां हम स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू एस की हमें कोई जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस एंड टेम्परेचर, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। अभी टेम्परेचर के बारे में तो हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, बट रफनेस ऑफ द सरफेस जो है ये मेजर फैक्टर है जिसपे हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है। रफनेस ऑफ द सरफेस एंड नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा पेयर आपने लिया है, कंक्रीट और रबर लिया है, कंक्रीट और ग्लास लिया है, कंक्रीट एंड कंक्रीट लिया है, रबर और रबर लिया है, इस टाइप से। तो ये उन चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीजें मैंने बताई आपको, एक मटेरियल का नेचर, मटेरियल कौन सा लिया है आपने, और दूसरी चीज जो थी वो है रफनेस। ठीक है, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम थीटा से बताते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी थ्योरी आपको फ्रिक्शन की पढ़नी पड़ेगी जिसमें आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पता चलेगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम थीटा से बताते हैं, और अगर हम इसका टेंजेंट ले लें, मतलब टेन थीटा ले लें, तो वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। और इसी तरह से एक और होता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, और इसे हम अल्फा से बताते हैं। और अगर इसका भी टेंजेंट ले लिया जाए तो ये भी म्यू के इक्वल होता है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में जिसमें थीटा और अल्फा में रिलेशन पूछा था। तो थीटा और अल्फा का रिलेशन आपको दिख ही रहा होगा, क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, इट मीन्स थीटा इक्वल टू अल्फा। क्लियर? प्रैक्टिकली म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, 0 और 1 के बीच होती है। 0 तो हमें मिलेगी नहीं, लेकिन 1 और 1 से 0 के बीच में हमें म्यू की वैल्यू मिलती है। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर फ्रिक्शन के लिए क्वेश्चन आता है तो हमने इससे पहले जो
लेक्चर का वीडियो अपलोड किया है, उसमें इंक्लाइंड प्लेन पे नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाया है, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इस तरह से आप फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करके यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन और थीटा की वैल्यू है तो आप फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी आप देख लो। एक वर्टिकल वॉल पे अगर किसी ब्लॉक को, एक वर्टिकल वॉल है और उस वर्टिकल वॉल पे इस ब्लॉक को इस तरह से अगर लगाना है हमें, इस तरह से, तो कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, या उसका कितना वेट होता है, या कितना नॉर्मल रिएक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सपोज इसका मास m है, तो इसका वेट mg अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स F आएगा। यहाँ कैपिटल F आपने अप्लाई किया है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वॉल ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगानी होगी। तो इस केस में अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और वेट मतलब mg इज इक्वल टू स्मॉल f, ये होता है, फ्रिक्शन होता है। इन दो इक्वेशन से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तब आप इनको सॉल्व कीजिए।